तो वक्फ की जो परमानेंट ओनरशिप होती है वो अल्लाह की होती है, यानी कि एक बार अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है तो वो अल्लाह के नाम पे रजिस्टर हो जाती है, फिर वो चाह के भी उस प्रॉपर्टी को कभी वापस नहीं ले सकता। फिर उसका जो पूरा बेनिफिट है वो हमेशा मदरसों के कंस्ट्रक्शन में या मॉस्क के कंस्ट्रक्शन में या फिर कब्रिस्तान के कंस्ट्रक्शन में, इन सब चीज़ों में ही यूज़ होगा। तो इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है, जो कि इंडिया में रेलवेज के बाद सेकंड नंबर पे आती है। तो सत्तर कमेटी ने 2005 में जब अपना रिपोर्ट सामने रखा तो उसमें पता चला कि मुस्लिमों की इंडिया में जो कंडीशन है वो दलित से यानी कि एससी और एसटी से भी कम है। उनके साथ अलग अलग बैकग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनका गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, इन सब में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इस्लाम में चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 तरह का होता है, एक सदका और दूसरा सदका जरिया। तो सदका जरिया के ऊपर ही वक्फ बेस्ड है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आती है जिसमें वो ये बोलती है कि हम इस वक्फ बिल को अमेंड करेंगे, जिसमें वो सेक्शन जो लिमिटेशन एक्ट है उसको ऐड कर देती है, जिससे कि कई पार्टीज इसके सपोर्ट में आती हैं, कुछ पार्टीज अपोज में आती हैं। जैसे कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी इसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों से उनका हक छीनना है और इस तरह का इंटरफेरेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बीजेपी और शिवसेना इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करती है कि रिलीजियस बैकग्राउंड पे किसी को भी इतना सपोर्ट देना गलत है, इससे देश की यूनिटी को खतरा होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान त्रिपाठी है और आप सबका आज मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वक्फ एक्ट। तो वक्फ एक्ट आपने हाल ही में जरूर सुना होगा, हर जगह, चाहे आप टीवी में, डिबेट में या फिर न्यूज के किसी न किसी चैनल पे आपने वक्फ के बारे में जरूर सुना होगा कि इससे लोग ये कहते हैं कि इससे मुस्लिम्स को फायदा होता है, तो कोई अदर रिलीजन है उनको नुकसान होता है। तो आज मैं फुल डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि असल में वक्फ एक्ट है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो वक्फ, असली में वक्फ जो वर्ड है ये मिडिल ईस्ट से निकल के आता है। तो मिडिल ईस्ट वहां पे अरब रहते हैं और अरब अरबी बोलते हैं। तो ये जो वक्फ है ये अरबी वर्ड ही है। इसका मतलब होता है टू टाई अप, यानी कि अपनी चीज को किसी से होल्ड कर देना। तो क्या हुआ, सबसे पहले इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हजरत मोहम्मद साहब, ये इस्लाम में एक बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर है, उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। उन्होंने वो मोहम्मद साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक जमीन है जिसको मैं एक किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए डोनेट करना चाहता हूं। तो मोहम्मद साहब ने उनको कहा कि आप इसको वक्फ कर दो। तो उसके बाद उन्होंने उस जमीन को वक्फ कर दिया। फिर उसके बाद उस जमीन से जो भी रेवेन्यू होता था वो रिलीजियस फायदों में या फिर पब्लिक वेलफेयर में यूज होने लगा। ये कहीं से भी इसका मोटिव जो था स्टार्टिंग में वो रिलीजियस नहीं था, उसका पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होना था। हालांकि बाद में ये रिलीजियस हो गया। उन्होंने इसलिए इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। तो अब वक्फ को पूरा समझने के लिए हम सबसे पहले चैरिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो देखिए, इस्लाम में 2 तरह की चैरिटीज होती हैं, एक होती है सदका और दूसरी होती है सदका जरिया। सदका तो ये होता है कि आप अपनी जमीन जो आप प्राइवेट ओनर हो तो आप उसको उस चीज में लगा दो। सदका जरिया को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चैरिटी, यानी कि जिस बंदे ने उसको सदका जरिया कर दिया तो लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम तो है ही, उसके बाद जो मर जाएगा उसके बाद भी उसको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो वक्फ जो है ये पूरी तरह से सदका जरिया पे बेस्ड है। आप एक बंदा चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सदका जरिया कर सकते, तो नॉन मुस्लिम भी चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, बट उससे उसको अपने वो टेंपल या किसी गुरुद्वारे का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, उससे कंस्ट्रक्शन सिर्फ मस्जिद या फिर किसी मदरसे का ही हो सकता है। तो ये तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कि मिडिल ईस्ट में ये वक्फ असली में कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में वक्फ कैसे पहुंचा। तो इंडिया में वक्फ पहुंचा मोहम्मद गोरी के टाइम पे। जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 12th सेंचुरी में मोहम्मद गोरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो उसके बाद उसने जीतने के बाद अपने आसपास के जो 2-3 विलेजेस थे उसको उसने वक्फ कर दिया और वहां पे उसने मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया, जिससे कि वो मस्जिद जो थे वो सस्टेनेबल हो गए। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन सब रूलर्स ने, और फिर मुगल एम्परर अकबर ने, फिर शाहजहां ने, ऐसे वक्फ का सिस्टम मुस्लिम रूलर्स ने आगे कंटिन्यू किया। तो वक्फ जो था असल में क्या होता था, जब भी कोई रूलर कोई लैंड जीत जाता था तो उसके बाद वो लैंड उसकी मानी जाती थी, तो वो उसका कुछ पार्ट जो था वो वक्फ कर देता था, फिर उससे जो भी फायदा होता तो वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में उसको यूज करते थे। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि कौन इसको संभालेगा या फिर इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसका ओनर कौन होगा। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसको एक तरह से मैनेज करना स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हमारा पूरा इंडिया है तो इसका एक फेयर मैनेजमेंट होना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड का बनाया। जो वर्ड आप सुनते हो वक्फ बोर्ड, इसको अंग्रेज लेकर के आए थे। यानी कि हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड होगा, कुछ शिया वक्फ बोर्ड होगा, कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड होगा, जो कि बेसिकली मैनेज करेगा कि वक्फ की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट, उसकी फंडिंग, उसका यूज कहाँ हो रहा है, ये सब मैनेज करेगा। बट उसके बाद भी गवर्नमेंट का उसमें कोई मतलब पार्ट नहीं था। उसका जो
कंप्लीट जो वक्फ का जो फंडिंग संभालते थे वो मुतावली बोलते हैं, वो संभालते थे। और वो ये देखते थे कि मतलब इसका पैसा किधर जाएगा और इससे क्या क्या काम होगा। तो अंग्रेज जब तक रहते हैं तब तक तो यही सिस्टम फॉलो होता जाता है। बट अंग्रेजों के जाने के बाद, आजादी के बाद, वक्फ बोर्ड के ऊपर बाकी रिलीजन वाले लोग, तो 1995 में वक्फ एक्ट बना, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट में उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने बीजेपी के सपोर्ट के साथ इसको बनाया। तो बीजेपी, जिसको कि एक मतलब प्रो हिंदू पार्टी बोलते हैं या राइट विंग पार्टी बोलते हैं, उसने खुद वक्फ एक्ट को सपोर्ट किया था। वो कहते हैं ना कि मतलब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वही चीज थी। अब इसमें अभी जो 1995 का वक्फ एक्ट है ना, यही मेन पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, जिसमें ये बात उठी कि मतलब जो बाकी रीजन को इससे प्रॉब्लम हुआ। इसमें कई सेक्शंस थे, जैसे कि वक्फ एक्ट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट इंडिया का लागू नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट क्या होता है कि अगर आप, जैसे कोई भी जमीन खाली पड़ी है, तो अगर कोई बंदा जाकर के 12 साल से ज्यादा समय तक रह गया और उसके ओनर ने आकर उसको क्लेम नहीं किया, तो वो जमीन उस बंदे की हो जाती है। ऐसे कई, बट ये एक्ट वक्फ बोर्ड के ऊपर लागू नहीं होता। यानी कि वक्फ बोर्ड चाहे तो 12 साल तो क्या 30 साल या अनलिमिटेड टाइम तक भी अगर आकर किसी जमीन को बोल देता है कि जमीन हमारी है, तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। और इस एक्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सेक्शन 108A, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। वक्फ बोर्ड को ये प्रूफ नहीं देना है कि जमीन उसकी है। जमीन को उसने क्लेम किया, उसके ओनर को खुद ये प्रूफ है, बर्डन है कि वो आकर के प्रूव करेगा कि जमीन उसकी है। और अगर वो प्रूव नहीं कर पाता तो ये जमीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। एक तो ये, उसके बाद लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। और साथ में एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बोला जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए, वो ये कि अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड क्लेम करता है तो बंदा सिविल कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट नहीं कर सकता, उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल खुद मतलब उन लोगों का एक कोर्ट होता है जिसमें नॉन मुस्लिम्स नहीं होते हैं, सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं, तो वो इस चीज को संभालते हैं। तो ये प्रॉब्लम, तो इस एक्ट में वक्फ बोर्ड को एक तरह से मतलब लिमिटलेस पावर दे दिया, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। जैसे राजस्थान में 1995 से पहले 73 प्रॉपर्टीज थी, तो 15,000 प्रॉपर्टीज हो गई। ऐसे कई स्टेट में जो 15,000 थी वो 35,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड क्या करता था, किसी भी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर देता था और वो बंदा सामने वाला प्रूफ नहीं दे पाता था, क्योंकि वो सिविल कोर्ट में जाता नहीं था, उसको ट्रिब्यूनल में जाना रहता था। तो वो जनरली लोगों के हाथ से जमीन चली जा रही थी। वक्फ बोर्ड किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रूफ क्लेम कर देता था, जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में उसने क्लेम कर दिया, उसने ताजमहल को क्लेम कर दिया। तो ये सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 में अभी ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ले आया। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया। तो इसमें कई सारे चेंजेस थे। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो ये था कि इसमें लिमिटेशन एक्ट को फिर से लागू कर दिया गया, यानी कि वो 12 साल वाला। उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जो अनलिमिटेड पावर थी उसको कम कर दिया गया, यानी कि वक्फ बोर्ड दूसरे लॉज पर भारी नहीं है। और वक्फ बोर्ड के जो लॉ है वो नॉर्मल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज भी उसके ऊपर अप्लाई हो। और साथ में जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम वुमेन्स का भी अलाउ किया गया। अब वो भी वहां पे रहेंगे। अब सिर्फ वहां पे मतलब जिससे कि वो एक फेयर रूल हो, इसलिए वहां पे सबको उसमें इंक्लूड किया गया। और साथ में अब जैसे अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बड़े लेवल का एक ऑफिसर खुद उसकी जांच करेगा और वो बताएगा कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। साथ में सेंट्रल वक्फ की फंडिंग और वक्फ उस पैसे को कहाँ यूज कर रहा है, इन सब चीजों को यूज करेगा और उसको खुद वो चेक करेगा कि मतलब ये कहाँ यूज हो रहा है या फिर किसी गलत प्रैक्टिस में उसको यूज ना हो। तो देखिए जो वक्फ बोर्ड है ये बेसिकली वक्फ का कॉन्सेप्ट तो बहुत सेक्रेट था, लेकिन धीरे धीरे इसको लोगों ने गलत तरीके में यूज किया। इससे इंडियन मुस्लिम्स की कंडीशन बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। इंडियन मुस्लिम तो जहां था उसी जगह पे है। इससे सिर्फ वक्फ बोर्ड को जो मैनेज कर रहे कुछ मुतावली या फिर ऐसे लोग, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही थी। वो इसमें करप्शन कर रहे थे, उसको अपनी वो प्रॉपर्टीज बढ़ा रहे थे, तो फॉरेन में प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे, होटल बिजनेसमैन बन रहे थे। तो इंडियन मुस्लिम्स की कंडीशन इसमें इंक्रीज नहीं हो रही थी, मुस्लिम वुमेन की कंडीशन भी अच्छी नहीं हो रही थी। इससे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा हो रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट को ले आया। हालांकि अभी ये बिल नहीं हो पाए क्योंकि अभी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो अब वो तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन लाता है। तब तक आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स आर हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू। भारत माता की जय।